जय हिंद। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों आज इस सेशन में बात करेंगे आपका 24 अगस्त जो पूछे गए थे आपका, वो आप लोग डेली जानते हैं कि ग्रुप डी का पीवाई की क्वेश्चंस डेली आता है, ठीक है। तो आपका माफ कीजिएगा 24 अगस्त जो आपका पूछे गए प्रश्न थे, 24 अगस्त पूछे गए जो शिफ्ट थर्ड में प्रश्न थे, आज वो हम लोग थर्ड शिफ्ट का 25 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं 2022 में, ठीक है। क्या 2022 में जो पूछे गए हैं उस प्रश्न को करेंगे। तो बिना कुछ लेट किए आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो कि आप लोग करते नहीं है। लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चा गवर्नमेंट कम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं उसके पास शेयर कर दीजिएगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैथ में बहुत अच्छा उसका स्कोर होने वाला है या उसका डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे बटन क्लिक कर दें। जो भी नोटिफिकेशन रिलीज करे सबसे सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आपको पता रहना चाहिए 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न थे वो हम टोटल आज प्रश्न करेंगे, क्योंकि जानते हैं मेरे दोस्त ग्रुप डी का अब लेट नहीं है। ग्रुप डी का जल्द ही नोटिस जारी होने वाला है। जो भी कोर्ट केस इसका चल रहा था वो प्रक्रिया अब धीरे धीरे समाप्त होने की ओर अग्रसर है, ठीक है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये संख्याएं दिया गया है आपके पास 8118 है। अब बोला जा रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। 6 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। क्या इसको आप विभाज्य करने की ओर चलिएगा? नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसका एक मेथड अपनाना है जो कि आपको यहीं पे मिलेगा। तो सबसे पहले यदि हम 6 लेते हैं, सबसे पहले यदि हम 6 लेते हैं तो 6 यदि कोई भी संख्या 6 से मेरे भाई विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 3 और 2 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 और 2 का मल्टीपल 6 होता है। तो वो संख्या 3 और 2 से भी विभाज्य होना चाहिए। क्या ये 3 से विभाज्य है? जी हाँ, लास्ट दो डिजिट 3 से। 8 1 9 1 10 8 18 अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है, यानी ये विभाज्य है। 2 से विभाज्य लास्ट में सम है तो 2 से भी, यानी कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो ऑप्शन फर्स्ट में ही था, पकड़ा गया। 1 सेकंड में आप उत्तर दे चुके हैं। अब आगे की ओर ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या इससे विभाजित। 5 से विभाज्य का नियम क्या है? या तो इकाई अंक पे 0 या तो 5 होनी चाहिए, तभी वो संख्या विभाजित। क्या ये इकाई जगह पे 0 या 5 है? जी नहीं, यानी ये संख्या तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। समझ गए? आगे की ओर चलते हैं। 8 का विभाज्य का नियम क्या है कि इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट, इकाई 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित तो वो संख्या 8 से विभाज्य है। तो क्या इसका लास्ट डिजिट 8 से विभाज्य? कभी नहीं, यानी ये भी संख्या विभाज्य नहीं है। 7 से तो ये विभाज्य है ही नहीं, यानी ऑप्शन आपका बचा ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इस तरह प्रश्न को सॉल्व करना, सीधे प्रश्न देख के भाग की ओर नहीं भागना। यदि भागिएगा तो आगे दिक्कत हो जाएगा आगे प्रश्न में, ठीक है। चलते हैं आज के दूसरा नंबर प्रश्न पे। यही आपको इस चैनल पे यही आपको सीखना है। सबसे कम समय में मैथ को आप कैसे कर सकते हैं जिससे कि और भी सब्जेक्ट में आप बेहतरीन समय दे सकते हैं, ठीक। एक नियमित षष्ठभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है? कितना होता नहीं, क्या माप होगा ये आपको ज्ञात करना। तो मेरे दोस्त हम जानते हैं किसी भी, ये नोट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। समझ गए? 360 डिग्री होता है, नहीं समझे? समझ गए ना? यहाँ से आप किसी भी, आप ये एक बात नोटिस कीजिएगा, किसी भी बहुभुज होगा, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको नोट्स दिमाग में रखना है, बस आपका सॉल्व यहीं से हो जाएगा। तो एक नियमित बहुभुज प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री बाहरी कोण का। तो सभी बाहरी कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि एक नियमित षष्ठभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या है। ये तो बहुभुज था, लेकिन इसलिए षष्ठ बहुध है, यानी कि भुजा की संख्या 6 है। तो इसमें यदि भुजा की संख्या 6 है तो बाह्य कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री। तो यही आपका उत्तर हो गया, 60 डिग्री इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? समझ गए? तो एक फॉर्मूला और यदि आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि क्या फॉर्मूला है वो, माफ कीजिएगा। एक और नोट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण के माप, प्रत्येक बाह्य कोण
बाहरी कोण का माप जो होता है मेरे दोस्त, प्रत्येक बाहरी कोण का माप 360 डिग्री बेटे एन हो जाता है। समझ गए, यहाँ से 360 डिग्री एन हो जाता है। तो प्रत्येक हमको निकालना था, एन का मान हमको भुजा का मान निकालना था। तो भुजा क्या है, यहाँ तो साफ साफ बोला गया षष्ठभुज है, यानी भुजा की संख्या 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, परेशानी नहीं आना चाहिए मेरे अनुसार। चलते हैं आज के तीसरा नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, 6 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 16 से पूर्णतः विभाक्त हो जाए। 90% स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम देके फिर उसको भाग देंगे सबसे मिनिमम संख्या। ये आपको नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ। ऐसा यदि ये चीज करना चाहते हैं मेरे दोस्त, यदि इसको एलसीएम देके आप भाग करना चाहते हैं तो आप कहीं क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप बेफिक्र इस चैनल से आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये चैनल जो आप लोग के लिए बनाया गया है, ये आपको लॉन्ग विधि के लिए नहीं है, बहुत ही शॉर्ट विधि के लिए है और बहुत ही कम समय में मैथ्स को आप लोग को पिकअप देने वाला है। तो कोई संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है, 10 से विभाज्य हो रहा है, 12 से विभाज्य हो रहा है, 16 से विभाज्य हो रहा है, क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो क्या मैं बता सकता हूं कि जो संख्या 8 से विभाज्य होगा वो 4 और 2 से भी विभाज्य होगा। 100% तय है ये मेरा। कोई संख्या 10 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 5 2 से विभाज्य। ये प्रक्रिया ये आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट मेथड है। जब इसको बनाए थे बहुत ही बिना पेन उठाए बन गया था ये सवाल। ठीक है, यदि 12 है, किसी कोई भी संख्या यदि 12 से भाग हो रहा है तो वो संख्या हमेशा मेरे दोस्त याद रखिएगा 4 गुना 3 से भाग होगा तो होगा। 4 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। कोई संख्या 16 से विभाज्य यदि हो रहा है तो वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। क्या बात ये, सॉरी एक सेकंड, क्या आप ये बात मानते हैं? क्या आप ये बात मानते हैं ना, कोई संख्या यदि 16 से विभाजित हो रहा है मेरे दोस्त तो वो संख्या 4, सॉरी 4 चौके 16, 4 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो संख्या 8 और 2 से भी विभाजित, क्योंकि 8 2 का मल्टीपल 16 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो 4, अब विभाज्य का नियम आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इस मेथड से कर सकते हैं। यदि विभाज्य का नियम आपने नहीं पढ़ा, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम नहीं पढ़ा है तो आप ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके विभाजकता का नियम यदि ये प्रश्न पढ़ लेते हैं तो ये सब प्रश्न करने में आपको बहुत भी मिनिमम समय लगेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 4 से विभाज्य, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है तो वो 4 और 2 से विभाज्य होगा। क्या ये तीनों संख्याएं 2 से विभाज्य हो रहा है? क्या ये तीनों संख्याएं 2 से विभाज्य हो रहा है? हाँ, इकाई अंक पे सम है तो यानी 2 से विभाज्य हो रहा है। 2 तो चला गया, 2 से सब विभाज्य होगा। 4 से, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य हो रहा है? बोलते नहीं हो, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य हो रहा है? तो 4 से विभाज्य का आपका नियम क्या बोला जाता है? 5 देख लेते हैं हम। क्या कोई संख्या 5 से विभाज्य कब होगा? या तो इकाई अंक पे 0 या 5 हो, तो यानी ये सब 5 से विभाज्य होगा, तो 5 भी नहीं होगा। 2 तो आपका निकल ही गया था। 4 आपका, 4 आपका शेष है। हम 3 को लेकर चलते हैं। ठीक है, कोई भी 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से मेरे दोस्त विभाज्य होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इसका योग कितना होगा? 6 1 6 1 7। क्या ये 3 से विभाज्य है? जी नहीं, यानी ये उत्तर आपका पहला नंबर तो आपका गया। 8 1 9, क्या ये 3 से विभाज्य है? जी हाँ, ये 3 से विभाज्य। 4 1 5, क्या ये 3 से विभाज्य है? जी नहीं, ये आपका उत्तर गया। यानी 3 आपका चला गया, 1 आपका चला गया, अब बचा 2 1 3, यानी 3 से विभाज्य। यानी ये या तो आपका उत्तर ये हो सकता है या तो उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यदि 16 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 8 का विभाजकता का नियम कहता है मेरे दोस्त, कोई भी संख्याएं हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी संख्याएं हैं, लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो क्या लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो रहा है? इसमें लास्ट 3 डिजिट जी 8 से विभाज्य हो रहा है। क्या इसमें लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो रहा है? जी नहीं, ये नहीं। आपका उत्तर एक ही बचा, बताइए क्यों मैं एलसीएम लूं? क्यों मैं एलसीएम लूं? बिना एलसीएम लेते ही आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है, तो एलसीएम मैं क्यों लूं ये पहले बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको तोड़ना है फैक्टर में कि इसको गुणनफल करके इतने ही आएगा, यानी 16 से विभाजित करके, बस इससे आप विभाजकता का नियम पता है तो तुरंत कर सकते हैं। अन्यथा विभाजकता का नियम पता है तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो आप भाग दीजिए, एलसीएम लीजिए, एचसीएफ लीजिए, भाग दीजिए, गुणा कीजिए, 2 घंटा में आंसर आप निकालिए। समझ गए? तो ये मेथड आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विभाजकता का नियम नहीं पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, डेली एक प्रश्न इससे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी के लिए तो 2 प्रश्न देखने को मिल गए, मिले ना 2 प्रश्न।
कौन कौन सा प्रश्न, एक ये भी विभाजकता का नियम का प्रश्न है, और एक आपका तीसरा नंबर प्रश्न, ये भी आपका विभाजकता का नियम का प्रश्न। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया हो। एक बेलन है, आपको एक बेलन है, ये बेलन बेलन तो इस तरह बनता है। ठीक है, ये आपका बेलन है, ये इसका त्रिज्या हो गया, ये इसका त्रिज्या हुआ। ठीक है, तो एक बेलन में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल ऊपर से निकल टोटल एरिया इसका क्या होगा? टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है मेरे दोस्त कि बेलन का टोटल एरिया जो होता है 2πr(h), ये हम कैसे लिखे? तो सबसे पहले परिधि इसका 2πr है, h ऊंचाई तक है, यानी कि ये आपका कहानी इसका क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसका आपका कहानी क्लियर हो चुका है नीचे का। अब ऊपर वाला लेना है, तो ऊपर वाला 2πr², तो यानी प्लस इसमें करेंगे 2πr²। ठीक है, यहाँ से निकल गया, क्योंकि ऊपर वाला भी छत संपूर्ण एरिया खोज रहा है तो संपूर्ण हमको लेना होगा। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2πr कॉमन हो रहा है, यानी h + r। ये आपका टोटल एरिया का फॉर्मूला हो गया, समझ गए? तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना। तो एक बार ऑप्शन की ओर नजर रखिएगा, तो पाई तो है इसमें, यानी पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो पाई के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आर का मान दिया गया है, आर का मान आपका 7 है, और ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो त्रिज्या का मान यदि 7 रखते हैं तो 7 दूनी 14 पाई हो जाता है, और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल हो गया, और दोनों को योग कीजिएगा तो आपका 22 हो जाएगा, तो यानी 22 से आपको गुना कर देना है। तो इसको यदि आप कीजिएगा तो यदि 4 दूनी 8, यानी कुछ भी होगा तो इकाई डिजिट पे 2 डिजिट जो होगा 8 पाई होगा। तो 8 पाई कहाँ है? 8 पाई एक ही ऑप्शन है, उत्तर नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी बात इसको आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। यदि कैलकुलेशन करना मेन एग्जाम में है तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, सिंगल डिजिट से यदि आपका काम हो रहा है तो बहुत सोने में सुहागा है। ठीक है, कैलकुलेटिव नहीं करना। और ये देखते, ये नहीं कि आप पूरा 22/7 लिख के पूरा प्रक्रिया कर दी और बाद में ऑप्शन देखे तो यहाँ पाई भी है, तो क्या करें? तो फिर से पाई को आपको भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह ना करके आप एक बार ऑप्शंस को भी देख के चलिएगा। ठीक है, आपको बार बार बताएं कि पूरा एक बार प्रश्न देखिए, इसके बाद आप उत्तर की ओर एक बार जो भी इसका ऑप्शन है एक नजर ध्यान दे दीजिए आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। आज का 55वां नंबर प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? 2 पाइप है ए और बी, है ना, ए और बी 2 पाइप है। ए जो है टैंकी को 5 घंटे में और 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए बी 1000 लीटर का एक टैंकी है, ये आपका 1000 लीटर का एक टैंकी था। ठीक है, पानी जो भरा जाता है 1000 लीटर का टैंकी था। ए इसमें भर पा रहा था क्योंकि ये 5 घंटे में भर दे रहा था फुल। ठीक है, बी जो है इसी टैंकी को 6 घंटे में भर पा रहा था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों मिलकर कितने घंटे में टैंकी को भर देंगे? दोनों मिलके, तो यानी दोनों मिलके यदि टैंकी को भर देंगे तो इसका एक क्षमता होगा, इसका एक टैंकी का क्षमता होगा जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो दोनों से विभाजित होने के लिए आप क्या कीजिएगा? या तो बड़ी संख्या लिखिएगा, इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना लिखिएगा। तो 6 लिखेंगे, 6 5 से विभाजन नहीं हो रहा। यदि हम यहाँ 6 दूनी 12 लिखते हैं तो भी 5 से विभाजन नहीं हो रहा। 18 5 से विभाजन, 24 5 से विभाजन, 30, हाँ 30 दोनों से विभाजन, यानी कि एक दिन में 6 इकाई पानी को डालेगा, ये एक दिन में 5 इकाई को पानी को डालेगा। ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना इकाई डाला जाता है? 11 इकाई, 11 इकाई डाला जाता है। तो टोटल आपके पास क्या है क्षमता? टोटल आपका कितना डालना? 30 डालना है 11 दिन में, यानी इतना दिन में टोटल दोनों डाल देगा। यहाँ तक समझ गए? दोनों मिलके इतना दिन में आपका इतना भर देगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि 30/11 आवर में 1000 टैंकी लीटर ये भर सकता है, 1000 लीटर की क्षमता ये भर सकता है, तो आपको 1800 लीटर का क्षमता निकालना बच चुकी, इसलिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? 30/11 को लिखिएगा, यानी साफ साफ बोला गया 1000 का वैल्यू इतना है तो 1800 का वैल्यू कितना होगा? 30/11 कर दीजिएगा, ये भगा के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा, यहाँ आपका 1800 से गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 जीरो आपका गायब हो गया, ये से ये चला गया, तो आपका 18 54/11 घंटे में ये दोनों मिलके इसको भर देंगे। ठीक है, तो उसे भरने में कितने घंटे लगेंगे?
54/11 घंटे इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप, 54/11। तो सबसे पहले आपको तो दोनों मिलकर कितना काम किया होगा ये आपको निकालना है। तो दोनों मिलकर आप इतना दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इतना दिन में 1000 लीटर भर सकता है, तो 1800 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आपका ये चूंकि इसलिए पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। रेखिक समीकरण 5x - 3y बराबर 7 दिया गया है। ठीक है, और 7x + 4y बराबर 18 मान दिया गया है। तो युग्म के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। युग्म के हलों की संख्या, यदि हम इसका रेशियो ले लेते हैं, भाई क्या ये रेशियो सेम आएगा? क्या ये रेशियो सेम आएगा? क्या आपको पता है यदि 5/-3 लेते हैं, यहाँ पे 7/4 लेते हैं, क्या ये रेशियो बराबर है? कभी नहीं है। यानी इसका उत्तर जो भी होगा इसका हल एक ही आएगा, एक ही युग्म में आएगा। समझे? यानी समीकरण जो भी है ये एक द्वितीय हल है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये एक द्वितीय हल है, हमेशा इसका हल एक ही आएगा। समझ गए? बहुत इजी सवाल थे, कॉन्सेप्टिंग सवाल थे, बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक फल विक्रेता 4800 रुपया में 800 सेब खरीदे। उसने परिवहन पर 800 रुपया खर्च किए। प्रत्येक सेब को 10 रुपये का लाभ पाने के लिए उन्हें प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, मोटिवेट आपको, आप जानते हैं कि यदि आप लाइक कर देते हैं तो हमको पता चलता है कि जो आपको मेथड बताए वो आपको पसंद आ रहा है, तो वो मेथड को कंटिन्यू करना होता है। समझे? तो एक फल विक्रेता 4800 रुपया में 800 सेब खरीदे। यानी कि 4800 रुपया कोई भी दिया, ये मेरा रुपया 4800 रुपया दिया, तो इसने 800 सेब खरीद लिए। समझ गए? 800 सेब खरीद लिए। इसने परिवहन पे 800 रुपया खर्च किया। 4800 रुपया तो आपका सेब में गया, और परिवहन में जो खर्चा होगा वो भी तो इसमें जुड़ेगा, क्योंकि उसको भी पैसा निकालना है। बिजनेसमैन है तो पैसा 1 रुपया इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तो 0 0 8 8 16 यानी 5600 रुपया आपका टोटल इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हम बोल सकते हैं। टोटल 5600 इसका क्रय मूल्य। समझ गए? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, कि 4800 रुपया में 800 सेब खरीदा और 800 रुपया इसने किराया पर ऐड किया, यानी 5600 रुपया हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य। जो भी सेल करेगा इसके अंतर्गत आपका निकलेगा। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक सेब को 10 रुपये के लाभ पाने के लिए बेचा जाता है। तो ये लाभ यदि पाने के लिए बेचा जाए, प्रत्येक सेब को 10 रुपये में, तो टोटल सेब कितना है? 800 सेब है। प्रत्येक सेब कितना है? 800 सेब है। 800 सेब है, प्रत्येक सेब 800 है। तो पर सेब पे 10 रुपया प्रॉफिट कर रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूं कि 800 सेब पे 8000 रुपया पर्सनली इसका लाभ हो जाएगा। 8000 रुपया लाभ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप खरीदे 5600 में, आप 5600 में, और 8000 लाभ कमा रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये आपका जो हो जाएगा 13600 इसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य होगा, नहीं सकते। जितने में आप वस्तु खरीदे उसमें आप यदि ऐड कर दीजिएगा लाभ को, तो वही तो आपका विक्रय मूल्य का निर्माण करता है। करता है कि नहीं करता? वही तो आपका विक्रय मूल्य का निर्माण करता है। यानी आपके पास विक्रय मूल्य कितना आ गया? इतना रुपया। क्रय मूल्य कितना था? इतना रुपया। तब आप पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए, प्रत्येक सेब को। यानी आपका विक्रय मूल्य कितना था? 13600 का। कितना सेब का? 800 सेब खरीदे थे ना, तो 800 का। तो 800 से यदि भाग दें तो एक सेब का मेरे पास सेल प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछता तो इसमें हम भाग देते, सेल प्राइस पूछ रहा है तो इसमें भाग देंगे। तो यहाँ से आप यदि इसको आप टाइप कीजिएगा तो 8 है 8 चले जाएगा, 8 7 56, यानी 17 रुपया पर इसका क्रय मूल्य होगा। 17 रुपया पर इसका विक्रय मूल्य होगा। समझ गए? प्रत्येक 17 रुपया यदि एक सेब को बेच देता है, तो इसको प्रत्येक सेब पे 10 रुपया फायदा हो जाएगा, यानी 8000 रुपया का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए यहाँ से? ठीक है, तो प्रश्न को समझना है क्या बोला जा रहा है। समझ गए? चलते हैं आगे। यदि x रेशियो 6 समानुपात x रेशियो 12 है, तो फिर इसका अनुपात 12 समानुपात y 6 है, तो नीचे दिए गए कथन में कौन सा x y का मान देना होगा। तो आपको ये सब प्रश्न बार बार बताएं कि रेशियो है तो इसको बेटे में कन्वर्ट कर दीजिए, समानुपाती है तो इसको बराबर पर कन्वर्ट कर दीजिए, इसको बेटे कर दीजिए। तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं x बेटे y बराबर y बेटे 6। ठीक है, तो क्या मेरे पास x का वैल्यू 6 निकल के नहीं आ रहा? ये आप देखिएगा, ये तो बराबर है, यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 6। समझ गए? यदि x का वैल्यू 6 रखते हैं, y का वैल्यू 6 रखते हैं, तो ये दोनों बराबर आ जाना चाहिए। देख लेते हैं,
एक्स का वैल्यू 6 रखते हैं, वाई का वैल्यू 6 रखते हैं, एक्स का वाई का वैल्यू 6 रखते हैं, तो ये दोनों अनुपात मेरा एक एक बराबर आ गया, यानी उत्तर जो भी आपका होगा एक्स और वाई का 6 अनुपात होगा। समझ गए, एक्स और वाई का 6 अनुपात। या तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, 6 को रखना था, इसमें एक्स का मान 6 रख दिए, ये भी 6 रख दिए, समानुपात, ये भी 6 ये भी 6, इसका भी रेशियो आप देख सकते हैं, बराबर रेशियो आएगा 1:1। समझ गए। तो आपको जिस मेथड से बनाना है, इसको ऑप्शन से हम इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये सवाल से ही बहुत शॉर्टली बन जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। कार्यालय के फर्श का आयाम 5 मीटर और 3 मीटर है। दीवार और छत को पेंट करने की लागत 60 मीटर स्क्वायर के दर से इतना रुपया है, तो कमरे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ओहो, कमरे की ऊंचाई मीटर में खोज रही है मेरे दोस्त। नंबर प्रश्न कीजिएगा। एक कार्यालय में फर्श का आयाम 5-3 है। ठीक है, एक कार्यालय आप लोग के पास है, इसका फर्श का जो आयाम दिया गया है, मतलब उसके सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो आपका चला गया। ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ। एक कार्यालय है, ये कार्यालय, इसका फर्श का आयाम यानी ये जो फर्श है नीचे वाला बैठने वाला, जो इसका आयाम यानी 5 मीटर लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, दीवार और छत का पेंट करने की लागत 60 मीटर स्क्वायर के दर से इतना रुपया आता है। यदि हम आपको बता दें कि 60 रुपया में आपका टोटल, यदि 60 रुपया में आपका 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, तो क्या मैं बता सकता हूँ 7440 रुपया में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो यहाँ से आपका 124 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझे, 124 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमको इसको परिमाप लेना, क्योंकि इसको पेंट करना है, तो सबसे पहले हमको परिमाप लेना होगा। टोटल चीज का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × L+B, ये तो परिमाप नीचे का हो गया, लेकिन ऊंचाई भी जाना है तो ऊंचाई से ऐड करना है, और एक बात याद रखिएगा, छत भी करना है तो छत का एरिया भी ऐड करना होगा। ये आपका छत का एरिया हो गया L×B, ये आपका संपूर्ण परिमाप हो गया, ये नीचे वाला चारों खंभा का, चारों दीवारों का और नीचे का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिएगा, तो L+B कितना है, L+B 5×3 8×2 16H प्लस L×B कितना है, यानी लंबाई 5 चौड़ाई 3, तो 5×3 15 बराबर किसके किसके बराबर है, ये टोटल क्षेत्रफल के तो बराबर होंगे 124 मीटर स्क्वायर। बस यहाँ से आपका निकल जाएगा 16 हाइट जो निकल जाएगा, 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 109 हो जाएगा, यानी H बराबर 109/16 आपका उत्तर हो जाएगा। H बराबर 116/9 उत्तर हो जाएगा, या इसको 16×96 यानी 16×6 में कुछ आपका उत्तर आएगा, यानी 6.8 एक ही ऑप्शन में है, उत्तर इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो ऊंचाई पूछ रहा था हमसे, तो हमको ऊंचाई निकालना, यह जो हम परिमाप लिए, क्योंकि हमको पेंट करना, तो पेंट करने के लिए सबसे पहले चारों दीवार का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, नीचे का ज्ञात करना होगा, और छत जो है ऊपर भी करना होगा। तो ये मेरा छत का हो गया एरिया, ये मेरा छत का एरिया होगा, ये चारों दीवार का हो गया। समझ गए, चारों दीवार का हो गया। तो यहाँ से हमको ऊंचाई साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ से आपका ऊंचाई निकल जाएगा। समझ गए। ठीक है, प्रश्न को समझिए, यदि डायग्राम आप बना देते हैं तो डायग्राम से समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न थे ये। बोला गया है यदि दो संख्याओं का औसत 26 है, तो उनमें से एक संख्याएं 12 है, तो दूसरी संख्याएं क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना। समझ गए। तो दो संख्याओं का औसत जो है 26 है, औसत क्या होता है, बीच वाली संख्याएं। ठीक है, तो यदि दो संख्याओं का औसत 36 है, क्या मैं बोल सकता हूं कि दो संख्याओं का योग क्या होगा, दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमेशा आपको औसत से संख्या का गुणा करना होता है, यानी इसका योग जो हो जाएगा 56 हो जाएगा। समझ गए, इसका योग यानी दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। एक संख्या का मान आपका दिया गया है कितना, 12, तो दूसरा संख्या आपसे यहाँ से आराम से निकल सकता है। दूसरा संख्या आप 26×2 = 52 होता है मेरे दोस्त, 26×2 = 52 होता है, यहाँ से आपका आराम से 40 इज करेक्ट आंसर निकल जाएगा, 40 इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। ठीक है, क्योंकि औसत दिया गया था, ये संख्या नहीं था। यदि आप डायरेक्ट इसको संख्या मानते हैं, 26 में 12 करते हैं तो 14, ये भी उत्तर आपका दिया गया है, लेकिन ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो औसत दिया गया है, तो जितने संख्याएं इसको गुना औसत से करेंगे तो उतनी संख्याएं का योग निकल के आ जाता है मेरे पास। तो योग निकल के आता है, यानी दो संख्याओं का योग ये है, एक संख्या का मान दिया गया, माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा मेरे पास। समझ गए, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न, 3x - 2y का होल स्क्वायर x² + y³ विस्तार x पे पावर 4 y
वाई पे पावर क्यू का गुणनांक ज्ञात करना है। गुणनांक क्या होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इसको तोड़ना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab यानी कि 2ab नहीं लिखना, ए बी लिख देना है आपको, 3 दूनी 6 यानी 6xy। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। दूसरे को भी इसी तरह हम तोड़ते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए स्क्वायर और वाई। ठीक है, तो एक्स वाई और वाई थ्री का गुणनांक आपको ढूंढना है। तो इसको गुणनांक ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स पे पावर 4 और वाई पे पावर 3 आपको किसी तरह पुराना है। तो यदि मैं ये संख्या लेता हूँ 2xy है, यहाँ y क्यू है, इसको 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए इससे आपको मल्टीपल करना होगा, यानी 9x स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर यानी y। यहाँ से आ गया। तो हमको इसका गुणनांक खोजना था, ये हमको उत्तर में ये हमको दृश्य दिखना चाहिए। तो यहाँ से 9 दूनी 18 x पे पावर 4 और y पे पावर क्यू, यानी इसी का तो गुणनांक खोज रहा है, x पे पावर 4 y पे पावर 3, इसी का तो गुणनांक खोज रहा है। तो क्या मान निकल के आया, 18। तो 18 x पे पावर 4 y पे पावर क्यू का गुणनांक है। समझ गए, ठीक है, समझ गए। हाँ, इस जगह कोई और संख्या दिया जाता है, उसका गुणनांक क्या है, तो उस जगह यहाँ से प्रक्रिया से उसका गुणनांक हम निकाल लेते हैं। ठीक, चलते हैं आज के 12 नंबर प्रश्न पे। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होता है, बार बार बता रहा हूं, माध्य क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग। अब बेटे कुल संख्या, यही तो आपका माध्य होता है ना, कुल संख्याओं का योग बेटे कुल संख्या। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। तो कुल संख्याएं कितना है ये हमको पहले ज्ञात करना होगा। तो कुल संख्याएं में सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं x का वैल्यू 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, 2 दिया गया है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 3 जो नंबर है ये 3 बार रिपीट कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका योग टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर जो है ये 4 बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ इसका योग 20 हो जाएगा। 9 बार जो है ये डॉट है, इसको आप x मान लीजिए, यानी ये 9x बार रिपीट कर रहा है। 2 अंक जो है ये 8 बार रिपीट कर रहा है, तो बोल सकते हैं 16 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हमको कुल संख्या का योग, यदि माध्य ज्ञात करना है तो कुल संख्या का योग, माध्य आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 बराबर कुल संख्या का योग, यानी 20 9 20 9 19। यदि आप इसमें 19 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आपका 45 आएगा। तो यहाँ से आपका 45 प्लस 9x कुल संख्या का योग मेरे पास आ गया। और कुल संख्याएं, कुल संख्या कितनी है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार, 4 3 7, 7 8 7 15, यानी 15 प्लस एक्स, ये तो मेरा टोटल संख्या है रिपीट कर रहा है। तो इसका वैल्यू 4 के बराबर यानी माध्य के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से आप कैलकुलेटिव कर सकते हैं। तो 45 प्लस 9x बराबर 15 चौके 60 प्लस 4x। तो इधर से आप चले आएगा बराबर के इस पर, तो माइनस 5x हो जाएगा, यहाँ माइनस 5, सॉरी 5x माइनस नहीं प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा 5x, क्योंकि 4x इधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 9x में 4x जाएगा, 5x बराबर 15, यानी x का वैल्यू क्या निकला आपके पास 3, प्लस x का वैल्यू वही तो आपको रिक्त स्थान पर जो छोड़े थे x का तो वैल्यू माने थे आप, तो x का वैल्यू 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो सबसे पहले आपको इसको पता होना चाहिए, माध्य होता है कुल संख्या का योग बेटे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हम कुल संख्या का योग निकाल लिया, कुल संख्या हमसे भाग दे दी। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। 13 नंबर, एक व्यापारी ने अपने माल का 3/5वां भाग 25% लाभ पर और शेष क्रय मूल्य पर बेचा, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। एक व्यापारी अपने माल का 3/5वां हिस्सा, ठीक है, 25% लाभ पर बेचा और शेष क्रय मूल्य पर बेचा। तो हम एक सपोज डेट मान लेते हैं कि जो भी भाग हमने बेचा टोटल मेरे पास 100 था, टोटल मेरे पास बेचने की संख्या 100 था, टोटल मेरे पास माल 100, ठीक है 100 था। इसने साफ साफ बोला गया है कि इसका 3/5 यानी 3/5 क्या हो जाएगा इसका 60, यानी 3/5 यानी 60 जो है 60 माल जो है ये 25% लाभ पे बेचा। तो 25% लाभ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1/4, यदि लाभ पर बेच रहे हैं तो 5/4 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 75, यानी कि इसका 3/25% लाभ पे बेचेंगे मेरे दोस्त, तो आपका क्या उत्तर आएगा 75, यानी 75 माल हमको बेचना होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है,
इसका 3/5 करते हैं तो 60 रुपया आ गया। इसको आप 25% लाभ पे बेचिएगा तो 75 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब शेष आपके पास क्या बचा है, शेष आपके पास कितना धन बचा है, शेष आपके पास कितना रुपया, तो आपको 60 तो आप ऑलरेडी दे चुके थे, आपके पास बचा है 40। और ये बोला जा रहा है कि 40 जो है लास्ट में जो शेष क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, जो भी लास्ट आपका 3/5 तो आपका हो गया 25% लाभ पे, इसका शेष कितना बचा 40, इसको क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है। क्रय मूल्य 40 तो 40 रुपया में ही बेचा जाता है इसको। तो बोला जा रहा पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, तो पहले आप 75 रुपया में बेचे 25% लाभ पर, इसको क्रय मूल्य पर बेचे तो टोटल आपके पास विक्रय मूल्य 115 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 115 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। आप 100 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे, 115 रुपया में आप उसको सेल कर रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 15% आप प्रॉफिट पे रहे हैं, 15% आप प्रॉफिट पे रहे हैं, तो 15% प्रॉफिट इज करेक्ट आंसर। समझ गए, प्रश्न जैसे जैसे बोल रहा आपको वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, तो इससे होगा आपके बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो इसको समझने में नहीं होनी चाहिए विलम्ब आपको, क्योंकि हम जानते हैं 100 रुपया हम मान लिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य था, तो इसका 3/5 60 होता है, इसको 25% लाभ पर हम बेचे तो 75 रुपये में बेचना होगा। और शेष धन जो है क्रय मूल्य पे, यानी शेष 40 बचा है तो इसको 40 रुपये में बेचेंगे, टोटल 115 रुपये हमको बेचाई जा रहा है, और 100 रुपया तो हम खरीदे थे, यानी 15 रुपया हमको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर पे। रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है, वो जानना चाहती है कि उसी गति से यदि संतरे खाए तो 35 संतरे खाने में कितने मिनट लगेंगे। 60 मिनट में 21 संतरे खा रहा है, तो क्या मैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 21 संतरे खाने में 21 संतरे खाने में इसको कितना मिनट का टाइम लगा, 60 मिनट का टाइम लगा। तो एक संतरे खाने में कितना मिनट का टाइम लगेगा, तो आप बोल दीजिएगा 60/21 मिनट का। ठीक है, 60/21 मिनट का। तो 35 संतरे खाने में कितना समय लगेगा, तो 60/21 गुना 35। तो यहाँ से आप 7 से 3 बार में जा सकते हैं, 7 बजे 35 यहाँ जा सकते हैं, 3 से 20 जा सकते हैं, यानी कि 100 मिनट इसको मेरे दोस्त 35 संतरे खाने में समय लग जाएगा, यानी 100 मिनट। 100 मिनट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि 100 मिनट में ये 35 संतरे ऑटोमेटिक, देखिए ना 21 संतरे खाने में 60 मिनट, तो 35 संतरे खाने में ऑटोमेटिक ज्यादा टाइम चाहिए इसको, तो ज्यादा टाइम आपका 100 सेकंड लग जाएगा। यहाँ आप चुकी इसलिए पे भी बना सकते हैं, ये चुकी है इसलिए। ठीक है, आप इस पे भी जा सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। 15 नंबर टैंक, पाइप और टैंक का प्रश्न है ये। ए और बी टैंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी पूरी टैंकी को 30 मिनट में खाली कर 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ चालू करते हैं तो शुरू में खाली टैंकी को कितने मिनट में भरी जाएगी, घंटा में आपका आंसर देना है। ठीक है, तो मैं ए कितने घंटे में भर रहा था, सबसे पहले ये करना, ए कितने घंटे में, 15 घंटे में, बी कितने घंटे में, तो 20 घंटे में, ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि भर। सी खाली कर रहा है तो इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, 30 घंटे में खाली कर रहा है। तो एक आपका टैंकी का क्षमता हो जाएगा जो आपका एलसीएम के बराबर होता है, यानी कि आप वो क्षमता यहाँ दे सकते हैं जो सबसे विभाजित। तो सबसे विभाजित होने के लिए सबसे बड़ा एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक को देखिए, सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, सबसे बड़ा अंक आपका 30 है। क्या 30 सबसे विभाजित हो रहा है, कभी नहीं, इससे दुगुना जाइए 60, क्या 60 सबसे विभाजित हो रहा है, जी 60 सबसे विभाजित हो रहा है, यानी एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। तो ये एक दिन में कितनी इकाई भरेगी, 4 इकाई, समझ में आ गया। बी एक दिन में कितने इकाई भरेगा, यानी 3 इकाई। और सी एक दिन में कितने इकाई खाली करेगा, यानी -2 इकाई। तो हम बोलना चाहते हैं कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना ये भर सकता है, यानी कि ए पहले 4 इकाई भरेगा, फिर बी 3 इकाई भरेगा, लेकिन ये 2 इकाई खाली कर देगा, यानी हम बोल सकते हैं एक दिन में 4 3 7 में 2 गया 5 इकाई भरेगा। एक दिन में 5 इकाई भरेगा, इसके खाली करने के बाद दोनों को प्लस करने के बाद भी एक दिन में 5 इकाई भरेगा। टोटल आपके पास काम कितना इकाई है, 60 इकाई है। एक घंटे में आप कितने इकाई भर सकते हैं, 5 इकाई भर सकते हैं। तो कितने घंटे में आपका टोटल उती हो जाएगा, तो यानी 12 इकाई, 12 पंचे 60, यानी 12 घंटे में टोटल टैंकी आप फुल कर सकते हैं यदि तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए तो। समझ गए, तो यहाँ जो हमने लिखे हैं मेरे दोस्त, एक घंटे में, सॉरी माफ कीजिएगा, एक घंटे में जो हम यहाँ से लिखे हैं, एक घंटे में तीनों मिल के, यानी कि ये भरने में दोनों लग जाएगा, एक खाली करने में लग जाएगा, तब जाके 5 इकाई आपका भर पाएगा टैंकी खाली करने के बावजूद।
ठीक है। तो 1 घंटे में इतना मेरा टोटल कैलकुलेटिव करके 5 इकाई खाली कर रहा है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं टोटल 60 इकाई यदि मेरे पास क्षमता था, इसको खाली करने में 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं था, आसान प्रश्न था। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है आपको बताना। ठीक है, इसको आप चाहे तो वो अनुपात से भी बराबर करके दिखा सकते हो, या तो नॉर्मली बना सकते हो, तो हम नॉर्मली की ओर चलते हैं। ठीक है, जो अधिकतर स्टूडेंट इसमें फॉलो करते हैं। जैसे एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, यानी फादर्स की आयु हम 7x मान लेते हैं, और पुत्र यानी सन की आयु हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी है। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु में 3-3 साल ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो इसका आयु का अनुपात होगा 5:1 होगा, यानी साफ साफ बोला जा रहा है 5 गुना हो जाएगा 3 साल बाद। बस कुछ नहीं करना था, यहाँ से आपको कैलकुलेटर निकालना था। तो 7x + 3 = 5x + 15, इधर जाएगा 2x, इधर जाएगा 12, तो x बराबर 6, x बराबर 6 निकल के आ गया आपका। x बराबर 6 आपका निकल के आया मेरे दोस्त। x का वैल्यू क्या 6 निकल के आया। तो क्या पूछा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु आप क्या रखे थे, 7x तो ही था वर्तमान आयु, तो 7x का वैल्यू 6 निकल के आया, यानी 42 साल पिता की आयु होगा आपका। 42 साल पिता की आयु होगा। 42 साल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे यदि करते हैं तो बहुत ही आसान शब्दों में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान आयु था 3 साल बाद खोज रहा है, तो वर्तमान आयु में 3 साल बाद जोड़ेंगे तभी तो बाद की आयु जाएगा। 3 साल बाद तो रेशियो आपका ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसका आपको मन रूट अंडर इसका वैल्यू आपको बताना। तो एक बार याद रखिएगा, कोई भी संख्या यदि आपको 1 2 3 4 जा रहा है, फिर इसको रिपीट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 1 1 1 1 का ही है। यदि एक और संख्या जोड़ देता तो यहाँ 5 हो जाता, फिर यहाँ 4 से स्टार्ट होता, तो ये 1 1 1 का है। ठीक है, एक तो मेथड आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर ये आ जाएगा। एक मेथड आप ये लगा सकते हैं, और एक मेथड कैसे लगाना हम जानते हैं। मान लीजिए 1111 को हम 1000 मान लिए, सपोज डेट के लिए मान लिए। यदि आप इसका स्क्वायर करिएगा तो इसके बराबर आना चाहिए। इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा। सॉरी, हम इसको 1100 तो मान सकते हैं ना, 1100 हम इसको 1100 मान लेते हैं। ठीक है, 11 ही कम है, 1100 मान लेते हैं। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो 121 00 00, यानी कि 12 बोल सकते हैं 12,10,000। ठीक है, 12,10,000, तो 12,10,000 बिल्कुल इसके करीब है, तो यानी ये उत्तर आपका। ऐसे भी जा सकते हैं, यदि 339 को हम क्या लिखते, यदि हम 130 लिखते तो इसका स्क्वायर 169 00, क्या इसके बराबर लगभग में भी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। 3 अंक का तो हो ही नहीं सकता। यदि हम 1219 लिखे तो हम इसको 1200 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 12,44 0000 यहाँ आ जाएगा। तो क्या 1440 से स्टार्ट हो रहा है, जी नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा है, यानी उत्तर आपका 1। चाहे आप इसको याद करके बनाइए या तो आप इसको लगभग में मान के बनाइएगा, तो आपका उत्तर यही निकल के आएगा। समझ गए। तो इस तरह यदि प्रश्न मिले और आपका अंतर थोड़ा मोड़ा ज्यादा अंतर में दिया जाए, तो इसको अप्रॉक्स ऐसा मान लीजिए जिसमें स्क्वायर करने में आपका समय बहुत ही कम जाए। ठीक है, तो बस स्क्वायर करके लगभग में यहाँ से मान दे सकते हैं, जिस तरह हम आपको करके दिखाए। इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 156.025 251.216 माइनस 52.156 का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। इस तरह प्रश्न है मेरे दोस्त, आपको बोल दिए कि ये दशमलव वाला भाग जो है इसको आपको 1 सेकंड के लिए इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपको यदि दशमलव लेके चलते हैं तो कैलकुलेटर आपको लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से 156 + 251 - 52 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका योग कीजिएगा तो 0 यानी 407 आ जाएगा। 407 में यदि आप 52 जाते हैं तो यानी 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 355। जो भी उत्तर आएगा 355 से थोड़ा अधिक होगा। थोड़ा तो अधिक होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि ये दशमलव तो हम जोड़े ही नहीं थे, ये करेंगे थोड़ा सा 355 से थोड़ा अधिक होगा आपका उत्तर। तो 355 से थोड़ा अधिक आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। थोड़ा ऊपर मतलब दशमलव में जाएगा ऊपर, आपको प्लस में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 355.085 आपका उत्तर चलेगा। समझ गए। तो इसको अप्रॉक्स में आपको मान के बनाना है। जैसे 156 हम लिए, 152 क्यों हम दशमलव में, अप्रॉक्स जब हम लगभग देख रहे हैं, यहाँ अंतर भी थोड़ा मोड़ा अंतर ज्यादा है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे।
ऐसा प्रश्न आया था, 2 प्रश्न रिपीट हुए थे। इसमें इसका मान x पूछ रहा था, इसमें टोटल आंकड़ा आपके पास दिया गया, माध्य खोज रहा है, माध्य क्या होगा। तो फिर वही बात हम रिपीट करेंगे। माध्य होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बेटे, कुल संख्या, यही तो माध्य होता है ना। तो हमको माध्य ज्ञात करना है, कुल संख्या का योग क्या है हमको ये ज्ञात करना है। तो ये आपका x का वैल्यू 10 दिया, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 10 जो नंबर है ये 5 बार रिपीट कर रहा है, यानी ये दोनों का गुणनफल यानी योग हो जाएगा 12, 50। ठीक है। 20 संख्याएं 5 बार रिपीट कर रहा है, यानी ये संख्याएं 10 हो गया। ठीक है। 30 संख्याएं 4 बार रिपीट कर रहा है, यानी 120 ये हो गया, ये भी उसी तरह 240 हो जाएगा, ये 25 पंचे 120 हो जाएगा, यानी 250। कुल संख्या का योग क्या निकला मेरे पास, कुल संख्याओं का योग क्या निकला। तो इसको आप यदि ऐड करते हैं तो कुल संख्या क्या निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 हो जाएगा, तो ऐड कीजिएगा, 5 4 9 2 11, 11 5 16, 1 हो गया, तो 3 2 5 1 6 1 7, यानी 760 टोटल मेरे पास संख्याएं निकल के आया। तो 760 टोटल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी है, 10 5 बार रिपीट करा, ये भी 5 बार, 5 5 10, 4 14 6 20, 5 25, यानी 25 से आपको डिवाइड करना, ये आपका औसत। तो 5 25 25 ये हो जाएगा, तो 5 का 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 152 बेटे 5 हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 या 15, 5 24, यानी 30.4 करेक्ट आंसर। 30.4 इसका औसत आ जाएगा, यानी उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो माध्य ज्ञात करना था, माध्य ये फॉर्मूला पे आप ज्ञात कर सकते हैं। बार बार बोले जा रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ये फॉर्मूला आप मन में बैठा लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से आपका माध्य निकल के चले आएगा। चलते हैं आगे की ओर। 20 नंबर आज का सवाल, यदि रवि 2 वर्ष पहले मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये उधार लिए थे, तो उसे मोनू को वापस करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता हो। ठीक है। रवि ने 2 वर्ष पहले, रेट आपका 4% था, रेट आपका 4% था, टाइम आपके पास 2 साल दिया गया था, इसने 3000 रुपये उधार ले लिया। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये उधार तो लिए थे, फिर मोनू को यदि वापस करना हो तो कितनी राशि वापस करेगा टोटल। समझ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे जा रहा है, तो हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मतलब परसेंटेज में निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो भी मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जो भी परसेंटेज में आएगा, हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो मेरा ब्याज रुपया में निकल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज चाहे तो आप ये भी फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 4 दूनी 8 यहाँ कर दीजिए, और इसका स्क्वायर 4 चुके 16 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी आपका 8.16% आ जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो 3000 का मेरे दोस्त, 3000 का यदि हम 8.16 करते हैं, यदि हम 8.16 बेटे 100 करते हैं, तो क्या मेरे पास यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो रुपया में निकल के आ जाएगा। ये तो आपका परसेंटेज में निकला था, हमको इसका करना है रुपया में निकालना है, तो जितना मूलधन है उसी से तो उनको निकालना है इतना परसेंट। तो इसको यदि आप करते हैं, 3 से ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ से 6 या 18 1 हो जाएगा, 3 का 3 4 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। ठीक है। अब बेटे 10, समझ गए। तो यानी इसका ब्याज कितना निकला, ब्याज रुपये में कितना निकला, ब्याज रुपये में 244.8 निकला। समझ गए। ये ब्याज रुपये में निकला, यानी कि जब रवि जब मोनू को वापस पैसा करेगा, तो 3000 जो इन्वेस्ट किया था वो 3000 तो रिटर्न करवे करेगा, जो पैसा लगाया था, प्लस में ब्याज देना पड़ेगा इसको, कितना 244 रुपया 8 पैसा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, 3000 रुपये था ना, हाँ। एक सेकंड, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से इसका जो भी मूलधन देना होगा 3244.8 रुपया, ये आपका देना होगा। क्या ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप मिश्र धन तो बोल सकते हैं, मिश्र धन। इसको तो आप मिश्र धन भी बोल सकते हैं। मिश्र धन किसको बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और जोड़ ब्याज, यदि मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो वो आपका मिश्र धन का निर्माण करेगा, यानी टोटल आपको 32,344 रुपये 80 पैसा आपको रिटर्न करना होगा। समझ गए, ब्याज समेत, क्योंकि वो बोल रहा है कितने वर्ष में फिर से वो लौटा देगा, तो ब्याज समेत आपको वो करना होगा। समझ गए। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी सवाल थे ये। 635 रूट अंडर जानते हैं आप, ये 25 का होता है, 25 25 हाँ 625। समझ गए। -324 आपको भली भांति पता है, ये 18 का होता है, यहाँ 33 का स्क्वायर आपको करना हो। ठीक है।
ये समझ गए आप, 33 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आपका 25 हो गया, माइनस 18 हो गया, प्लस 33 का स्क्वायर जो भी कीजिएगा आप मेरे दोस्त, 33 का स्क्वायर आपका होता है 1089, इतना तक आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो प्लस प्लस को ऐड कर देना है, तो 25 और 1089 यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको यदि ऐड कीजिएगा आप तो 9 5 14 हो गया, 1 8 2 10 11, 1 1 1 1, अब माइनस 18, समझ गए। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, यदि 18 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 9 हो जाएगा, 0 1, यानी 1096 आपका इसका उत्तर आएगा। 1096 इज करेक्ट आंसर। कहाँ है, 1096 इज करेक्ट आंसर, समझ गए। हम इकाई डिजिट पे नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ दो दो इकाई डिजिट रिपीट कर रहा था, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। सॉरी, ये आपका मूवेट हो गया, इसको हम लिख देते हैं एक बार, 25 माइनस 18 प्लस इसका क्या निकला था, 1089। तो यहाँ से इसका कैलकुलेटिव कीजिएगा आप, 1096 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर 1096 इज करेक्ट आंसर। चलिएगा आज नंबर 22 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 30 प्रति मीटर की दर से एक आयताकार भूमि की बार लगाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, यदि भुजा 20 मीटर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपके पास एक आयत है, आयताकार खेत है आपके पास, होगा ही। ठीक है, इसकी 20 मीटर लंबाई दिया गया है कि एक खेत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई कुछ नहीं दिया गया, चौड़ाई को x मान लीजिए आप, लेकिन ये साफ साफ बोला गया कि इसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आयत का एरिया क्या हो जाता है, आयत का एरिया क्या हो जाता है, तो आयत का एरिया हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है आयत का एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई 20 दिया गया है, चौड़ाई x मान लेते हैं, टोटल एरिया आपके पास 100 निकल के आ गया, यानी x का वैल्यू 5 निकल के आ गया, यानी x आपके पास क्या था, चौड़ाई तो ही था, x का आपके पास चौड़ाई निकल के आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें बार लगाना है या आपको वृक्ष कुछ भी लगाना है, इसमें टोटल आपको वृक्ष लगाना है, समझ गए। तो टोटल वृक्ष लगाने के लिए इसको हमको परिमाप को ज्ञात करना होगा, आखिरकार टोटल इसका परिमाप है कितना, टोटल इसका परिमाप है कितना। तो आयत का परिमाप आप कैसे लिखते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है आयत का परिमाप, यही होता है ना 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप तो यही हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से 2 लिख दिए, ठीक, गुना कर दिए, एल प्लस बी कितना है, तो एल प्लस बी 20 5 25, तो टोटल मेरे पास कितना निकल के आया, 50 मीटर, टोटल 50 मीटर मेरे पास परिमाप निकल के आया। अब बोला जा रहा है कि पर मीटर 30 रुपया, 1 मीटर का 30 रुपया लग रहा है, तो 50 मीटर का कितना लगेगा, तो सिंपल गुना आप कर दीजिएगा, यानी कि 1500 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1500 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, समझ गए। ठीक है, एरिया देने का मकसद ये था कि आप चौड़ाई को निकालें, चौड़ाई को निकालने का मकसद ये है कि आप इसका परिमाप निकालें, परिमाप निकालिएगा तो टोटल इसका एरिया मीटर में चले आएगा, और कितना एरिया आया 30 मीटर की वर्ग से कीजिएगा तो 1500 रुपया आपका चले आएगा। तो दोस्तों आज आपका लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं तो वो वीडियो थोड़ा लंबा काफी ज्यादा हो जाता है, उसको अगले सेशन में हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसका आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना होगा, जाके मैथ्स मैजिक क्लासेस को आप सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के और आप पहुंच जाइएगा, चाहे वो नोटिफिकेशन के रूप में पीडीएफ हो या क्लास का पीडीएफ हो या कोई भी पीडीएफ हो, आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चलते हैं, यदि आपको सेशन पसंद आ गया हो तो आप लोग लाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी न्यू बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो या और कोई चीज़ के लिए, उसके पास शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद उसको बोल दीजिएगा मैथ्स मैजिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगा जो भी क्लास का नोटिफिकेशन या पीडीएफ का कुछ भी होगा या कोई भी न्यू गवर्नमेंट आता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप मेरी तरफ से आपको चले जाएगा, तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।